हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। अरे यार, जय खाटू श्याम। बिल्कुल बिल्कुल, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। आज यार सुबह 6, सवा 6, सवा 6, कभी 6:20, कभी 6:25। अरे यार, आज क्या था? आज 11 है, एकादशी है आज। और एकादशी भी बहुत बड़ी एकादशी है आज। आज काफ़ी बड़ी एकादशी, आप लोग जो जानते होंगे। तो आज जो निर्जला ग्यारस थी आज। निर्जला ग्यारस मतलब एकादशी। और क्या होता है कि मैं जो ग्यारस होता है उसका व्रत करता हूँ, तो आज के दिन। और दूसरा, श्याम बाबा को, हमारे जो कुल देवता है वो श्याम बाबा है। खाटू वाले श्याम, वो हमारे कुल देवता है। तो आज मंदिर जाना था। तो आज क्लास को थोड़ा सा आगे पीछे करना था, वो मैं करना भूल गया। और इस वजह से अब मेरी क्लास ख़त्म होगी तब तक 11 बज चुके होंगे। हाँ, निर्जला एकादशी थी, आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों को पता होगा, है ना? तो आज का बड़ा महत्व रहता है एकादशी का। तो वो जो है, उसी के बारे में है। चलो, आज हमारा जो टॉपिक है। हाँ बिल्कुल करिए, व्रत करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके सब चीज़ों के लिए सही है। आप नियंत्रण सीखते हैं, आप अपने शरीर पे नियंत्रण सीखते हैं। ऊपर स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा उसको एक बार छोड़िए, सीधी सी बात ये है कि आप अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखते हैं, नियंत्रण करना सीखते हैं। और एक खास बात और होती है, आपकी सारी इच्छाएं एक इच्छा बन के रह जाती है कि भूख लग रही है। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आपकी सारी इच्छाएं सिर्फ एक इच्छा पे केंद्रित हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जब आप सीखते हैं कि सारी इच्छाओं को एक इच्छा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना? केंद्रित होने की ताकत मिलती है इससे। व्रत जो है वो आपको केंद्रित होने की ताकत देता है। चाहे आप धर्म से हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो समझ में आता होगा। सारी इच्छाओं को एक जगह केंद्रित करना, अपने आप पे कंट्रोल करना, है ना? इसे समझिए। साइंस से समझ में आता है तो ऐसे समझिए। रिकॉर्डेड देखिए, अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड देखिए। चलिए, क्वेश्चन। थोड़ा देखो, सुबह वाला कई बार हो जाता है। एक तो सुबह उठने वाला हो जाता है, ठीक। तो कई बार वो 19-20 हो। कई बार क्या होता है, कल रात को हमारी क्लास हुई थी ख़त्म, क्लास हुई थी तो 11 बजे के बाद में फिर हमारे सारा ताम झाम है इसको निपटाना। इतने में 12, 12:15 बज जाते हैं, फिर जाके खाना खाते हैं। तो फिर 12:30, पौनी 1 बज जाते हैं, फिर सोते हैं तो 1, 1:15 वैसे जाते हैं, 1:30 बज जाते हैं। तो फिर कई बार आँख नहीं खुलती, वो दिक्कत हो जाती है। तो 6:15 का अलार्म कई लगा के सोता हूँ, एक नहीं 2-3 अलार्म लगा के सोता हूँ। ये बजेगा नहीं तो ये बजेगा, नहीं तो ये बजेगा। एसएमएस कर दूँ तो उठ के क्लास ही ले लूँ फिर। कितने भोले बच्चे हो आप। मतलब एसएमएस कर दो नींद में, उठता हूँ तो फिर क्लास ही ले लूँ। तो आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, 6:30 पे हो गई। पर आप वेट ही कर लो यार, 6:15 का क्लास है, 15 मिनट तो वेट कर ही सकते हो। इतना एहसान आप पे रहेगा मेरा, मतलब आपका रहेगा मुझ पे, कि 15 मिनट आप लोगों ने वेट किया। तो 6:15 होता है, मोस्ट प्रॉब्ली 6:15 हो जाती है। आज की क्लास 6:30 थी। हाँ, डिक्रीजिंग है। हाशमान यानी डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल जिसमें आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग है।
जिसमें ये डिक्रीजिंग है। ये एमपी टेट वालों की है, एमपी वालों की, मध्य प्रदेश वालों की, आप लोगों की नहीं है। आप चलो, आप चिंता अगर आपको तो साल 1.5 साल तैयारी करनी है, इनको है, इनके एग्ज़ाम है 2 अगस्त को। जो मध्य प्रदेश एमपी टेट वर्ग 1 है यानी पीजीटी जो है, इनका एग्ज़ाम 2 अगस्त को है, तो इन लोगों के लिए चल रहा है। आप स्ट्रेस मत लो, जब आपका टाइम आएगा तो आपकी भी 2-2 3-3 क्लासेस होने लग जाएंगी। अभी तो अपने लोड है नहीं इतना, अभी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा दिन में पढ़ो, थोड़ा रात को पढ़ो, बस फिर आराम से सो। अभी इतनी टेंशन लो, जब अपने एग्ज़ाम कुछ आएंगे, अभी तो एग्ज़ाम का छोड़ो, नोटिफिकेशन नहीं है अपने पास, तो अपन तो बस पढ़ रहे हैं। आरपीसी वाले तो पढ़ रहे हैं, है ना, तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, टेंशन नहीं है अभी। आ जाओ, देखो, दे दिया आंसर, सब ए आंसर दे रहे हैं। देखो, हाशमान है, करो अवकलन पहले। ये हो गया एफ डैश एक्स, अवकलन करने पर ये हो गया 3 दूनी 6x² -6x -36, 6 कॉमन, 6 3 और 2 गुणनखंड हो गए, 3 और 2, ये हो गया 6, एक गुणनखंड बन जाएगा x-3 और एक x+2। अब हमें हाश मान चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, है ना, हमें हाश मान चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। डिक्रीजिंग तब होता है जब डेरिवेटिव अवकलज जो है वो नेगेटिव हो, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। और ये जो है वो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपने रूट्स पर, जो उसके रूट्स है, जो कि -2 एंड +3 है, अपने रूट्स पर ज़ीरो होती है, और अपने रूट्स के बीच में नेगेटिव होती है, और रूट्स के दोनों तरफ पॉजिटिव होती है। अब हमें कौन सा रीज़न चाहिए, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? तो जवाब है हमें नेगेटिव वाला चाहिए, हमें नेगेटिव वाला रीज़न चाहिए। तो नेगेटिव वाला रीज़न ये रहा, तो -2 से लेकर 3 तक, -2 से लेकर 3 तक, तो आंसर है आपका ए। तो जिन लोगों ने ए दिया, बधाई हो आपको। अगला क्वेश्चन, कौन सा डिक्रीजिंग नहीं है? इस इंटरवल में कौन डिक्रीजिंग नहीं है? 0 से π/2 के इंटरवल में कौन सा डिक्रीजिंग नहीं है? एक अवकलन करके देख लो, जिसका अवकलन नेगेटिव आ रहा है वो हाशमान है, जिसका भी इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है वो हाशमान है। तो इसका डेरिवेटिव है माइनस का साइन एक्स, और 0 से π/2 पे ये नेगेटिव आएगा, आएगा।
ऐसे फंक्शन मत चेक करिएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करिएगा कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन का मान पॉजिटिव आएगा, और फिर ये माइनस बच जाएगा, कुल मिला के माइनस आएगा, मतलब ये हाश मान है। cos 2x का भी वही रहेगा, है ना, cos 2x का बिल्कुल ये भी इसका रहेगा -2 sin 2x। और आप देख सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव आएगा, तो ये भी हाशमान। और ऐसे ही आप कॉस का लें, कॉस में गड़बड़ है भाई, पहले कोट को निपटा दें। कोट का आएगा -cos² x, और इसमें तो साफ है कि नेगेटिव आएगा, इसमें एकदम साफ है कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है, स्क्वायर है कोसेक का, तो स्क्वायर तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। तो बाहर ये नेगेटिव बच गया तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब डी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सी है। अब सी में पेज कहाँ फंसा, देखो सी में मामला कहाँ फंसा। सी में शुरुआत में सब बढ़िया था, अच्छा था, आगे जाके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। जैसे cos 3x है, -3 sin 3x हो गया। अब इसमें कहानी क्या हुई कि 3x जो है वो 0 से लेकर 180 तक जाएगा, वहां तक तो साइन प्लस का रहता है, लेकिन 180 के बाद में साइन माइनस का हो जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हाशमान हो जाएगा, फिर ये हाशमान होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ना, समझ रहे बातों को, शुरुआत में तो सब ठीक है, शुरुआत में ये माइनस का आएगा, फिर ये प्लस का आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/3 तक, 0 से लेकर 60 डिग्री तक आप चेक कर सकते हो। 0 से 60, अगर आप यहाँ पे 60 रखें कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा। 0 से π के बीच में साइन प्लस का होता है, माइनस का 3 गुना होकर माइनस का हो गया, मतलब हाशमान आ गया। लेकिन π/3 के बाद में, π/3 से लेकर π/2, याद रखिएगा कौन 3x है, ट्रिपल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। तो π/2 साइन 180 को पार कर गया, क्योंकि π/3 रखोगे 3 से कट जाएगा, पाई आ जाएगा, इसका मतलब पाई से आगे जाएगा, यानी ये 180 से 270 के बीच में गया। और साइन 180 से 270 के बीच में साइन माइनस का होता है, तो ये माइनस की वैल्यू देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है ये वर्धमान हो जाएगा। तो आधे कुछ हिस्से में हाशमान है, कुछ हिस्से में वर्धमान है, तो हम इसको एक फलन हाशमान नहीं कह सकते ना वर्धमान कह सकते। तो फिर आंसर यही सही हुआ। नहीं, ये डिक्रीजिंग नहीं है, देखो जिस इंटरवल में कहा है ना, उस इंटरवल में, इस इंटरवल के 0 से ये सही है, ये सही है, हाशमान नहीं है ये। हाशमान होने का मतलब लगातार हाशमान होना, ये 0 से 60 डिग्री तक, 0 से 60 डिग्री तक तो हाशमान है, लेकिन 60 डिग्री के बाद में वर्धमान हो गया। तो जो फलन कुछ देर हाशमान होते हैं, कुछ देर वर्धमान होते हैं, तो ना तो वो हाशमान में काउंट होते हैं, ना वो वर्धमान में काउंट होते हैं, तो वो नहीं में जाते हैं। तो नहीं में आ गया, ये सही है। 90 की जुत क्या है बेटा, 90 की जुत क्या है, हम तो कह रहे हैं 60 से लेकर 90 के बीच में, 60 से 90 के बीच में 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, रख के देख लो। जैसे ही आप यहाँ पे 60 रखोगे, ठीक है, 60 के बाद 61 रखोगे, 61 183, साइन 183 पे माइनस का होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही ये वर्धमान होना गया, तो इसका मतलब इस इंटर वर्धमान में। तो इस इंटरवल के कुछ हिस्से में वर्धमान है और कुछ हिस्से में हाशमान है, तो कुछ हाशमान है कुछ वर्धमान है, तो फिर वो ना तो वर्धमान में काउंट होते हैं ना हाशमान में काउंट होते हैं। अगला, वक्र x² = 4y के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 से गुजरता है। x² = 4y के उस अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 1 2 से गुजरता हो।
कर दूं? कर दें? फॉर्मूला क्या कहता है अभिलंब का? अभिलंब का फॉर्मूला कहता है y - y1 -1 dy/dx x - x1, y - y1 equals to -1 dy/dx। वो एक नाटक आता है भाभी जी घर पे, तो उसमें वो एक है ना, फेमस डायलॉग है, सही पकड़े हैं। तो सही पकड़े हैं, सवाल जो है गलत है, सवाल गलत है। और इसका जो श्रेय जाता है वो अंजलि को जाता है, जिसने इसका जो सही पॉइंट था वो पॉइंट आउट किया कि इसमें गलती कहाँ है। आप लोग ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, सवाल में ही गलती है, सवाल में ही गलती है। कारण समझिए, बारीकी को समझिए। पहले जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा निकालते हैं, जिस पॉइंट पे भी आप स्पर्श रेखा निकालते हैं, जरूरी है वो बिंदु आपके वक्र का हिस्सा होना चाहिए। जिस बिंदु पे भी आप स्पर्श रेखा निकालते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा हवा में तो नहीं बनती किसी भी वक्र में, ये कोई भी वक्र है, आड़ा टेढ़ा तिरछा कोई भी हो, लेकिन स्पर्श रेखा जब भी खींची जाएगी इसके किसी बिंदु पर खींची जाएगी। ये कोई बिंदु है, इसके किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची जाएगी। स्पर्श रेखा हवा में नहीं खींची जा सकती, वो किसी न किसी बिंदु पे खींची जाती है। तो ये बिंदु हुआ, इस पे खींची जाएगी। और बिंदु जो होगा वो वक्र को हमेशा संतुष्ट करेगा, वक्र को संतुष्ट करना पड़ेगा उसको। अगर वक्र को संतुष्ट नहीं करेगा तो आप स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। सोचिए, अगर बिंदु नहीं होता तो आप स्पर्श रेखा कैसे खींचते? ये कोई स्पर्श रेखा होती? क्या ये स्पर्श रेखा मानी जाती? नहीं मानी जाती। समझ रहे बात को? क्वेश्चन को समझिए, गलती को समझिए क्वेश्चन में। बस आते ही निकालना ना शुरू कर दे, कहीं तो थोड़ा बहुत तो समझे क्वेश्चन को भी, है ना। अंजलि ने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था, आप लोगों ने मैसेज ना देखा होगा। मैं कहते थे कि बिंदु जो है, अब आप रख के देखो, ये बिंदु आपके समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी ये बिंदु वक्र का है ही नहीं। तो वक्र का है ही नहीं तो काहे की स्पर्शिका? बात समझ रहे हैं? गहराई पकड़ रहे हैं? जब बिंदु वक्र का ही नहीं है तो स्पर्शिका कैसे खींचोगे? बिना बिना वक्र के, बिना बिंदु के। समझ रहे हैं? तो जैसे इसमें आप रख के देखो, तो ये आ रहा है 1 का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8। क्या 1 और 8 बराबर है? नहीं। ये कंफर्म करता है कि बिंदु 1 2 जो है वो अभिलंब बिंदु उस पर विद्यमान नहीं है। और हमारा जो भी फॉर्मूला है, हमारा जो भी फॉर्मूला है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि स्पर्श बिंदु होना चाहिए। अगर स्पर्श बिंदु नहीं है तो काय की ढाल। याद रखिए, जिस बिंदु पे आप ढाल निकालते हैं dy/dx, वो बिंदु आपके वक्र का बिंदु होता है। ये जो आप x1 y1 लेते हैं नीचे, यह बिंदु आपके वक्र का एक बिंदु होता है। अगर वो वक्र का बिंदु नहीं है, हाँ, तो अभिलंब का समीकरण पहले बिंदु तो लोगे, ढाल कैसे निकालोगे? ढाल कहां से निकलेगी? ये
भाई बात हम जो आउटपुट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन को करने के फिर उसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि ये फॉर्मूला जो भी आप यूज कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी ये फॉर्मूला यूज किया है वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले की जो जरूरत है वो ये है कि dy/dx जो आप निकालते हो ढाल, वो आप बिंदु पे निकालते हो, और बिंदु वक्र का होना चाहिए, बिंदु वक्र का होना चाहिए। अगर बिंदु वक्र का नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये फ्री में है कि जैसे चाहे मन में काम में लो बस। समझ रहे हो? हर सवाल जो है वो जिम्मेदारी मांगता है। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय का सबसे छोटा एग्जांपल है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या ये कहीं भी लगा सकते हो? क्या ये कहीं भी लगा सकते हो? जवाब है नहीं लगा सकते। जवाब है नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको समकोण त्रिभुज चाहिए। तो ऐसी बात है, गणित का कोई भी फॉर्मूला जब लगाते हो तो शर्तों के साथ शुरू होता है ना? आप फेसबुक का अकाउंट खोलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो एग्री करता हूँ। तो यानी हर जगह जब भी आप कुछ करते हैं तो आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं। तो बिना टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किए बिना आप सवाल को सॉल्व करने लगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही बनाया गया था। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ अब आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे और क्वेश्चनों को करते वक्त। ये सिर्फ एक समझाने के लिए था आपको। मुझे सही नहीं करना, मुझे सही करना किस लिए था? मुझे तो आपको समझाना था कि भाई थोड़ी देर रुको, सवाल को समझो, ऐसे नहीं कि बस आंसर मिलाने पे लग गए। क्वेश्चन अच्छा ये पेपर में आता तो क्या आप उत्तर, अच्छा आप पेपर में आता इसका मतलब आप ऐसे करके आते कि भाई कृपया इसको ठीक किया जाए, 2 1 बनाया जाए, और फिर मेरे आंसर को चेक किया जाए। क्या ये नीचे कमेंट लिख के आते ओएमआर शीट के नीचे? क्या ओएमआर शीट के नीचे कमेंट लिख के आते कि भाई क्वेश्चन को ठीक किया जाए और 2 1 करके फिर इसको सही समझा जाए? नीलेश मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो बनाया गया था वो इसलिए था कि आपका जो बिंदु जिस पे आप dy/dx निकालते हैं, मेरा क्वेश्चन dy/dx को लेके था कि dy/dx आप नहीं निकाल सकते जब तक बिंदु आपके वक्र का ना हो। मेरा क्वेश्चन ये था। dy/dx जो है वो बिना शर्तों के नहीं होता। ऐसे नहीं कि dy/dx कहीं मन में आया, सवाल देखा, निकाल लिया। उसकी वैलिडिटी ये है कि जिस बिंदु पे आप निकालते हैं वो बिंदु आपके वक्र का बिंदु होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श बिंदु होगा तो ही तो स्पर्श रेखा होगी। समझ रहे बातों को आप ये कहना चाहते हैं स्पर्श रेखा तो है, स्पर्श बिंदु नहीं है। तो स्पर्श बिंदु बिना स्पर्श रेखा कैसे होगी यार? चैट को ऑफ कर दूं? ये लीजिए। अब देखो, अब बंद कर दिया मैंने, शायद अब नहीं दिखेंगे आपको। तो नॉर्मल में भी तो ढाल किसकी आती है? स्पर्श रेखा की ढाल का उल्टा ही तो आप करते हो। जब स्पर्श रेखा की ढाल नहीं है तो विलंब की ढाल कहाँ से आएगी? बिना स्पर्श रेखा के ढाल के विलंब की ढाल कहाँ से आएगी? कैसे निकालते हो आप? चलो ठीक है, अभिलंब का, इसीलिए तो कहता हूँ चीज़ों को जब पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। चीज़ों को पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ऐसे नहीं कि जो बस लिखा जा रहा है बस वो उतार लो, हो गया। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर में। एस बराबर -4t² प्लस 2t। टी के विस्तार करनी है तो टी बराबर 1/2 सेकंड पे कण का वेग क्या होगा? ds/dt। तो ये आ जाएगा -8t +2, -8d +2। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये हो गया द्वारा t बराबर 1/2 सेकंड पे वेग निकाल लो। t का मान 1/2, तो ds/dt मतलब वेग, वेग का मान t बराबर 1/2 पे, तो -8 × 1/2 + 2। ये आपका आ गया -4 + 2 बराबर -2। ये आपका आंसर आ गया।
अब इसके बाद में त्वरण निकालना है, यानी एक बार और अवकलन करना है। ds/dt का एक बार और, वो आपका त्वरण बढ़ जाएगा d²s/dt²। तो ये हो गया -8। तो वेग हो गया -2, त्वरण हो गया -8। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 1, 4 पर परवलय ये क्वेश्चन तो फिर से गलत हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो फिर गलत हो गया। क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया? दोबारा देख लो। ध्यान से देखो एक बार। ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कह रहा है। अगर सोचो, रुको, अगर यह बिंदु परवलय पे होता तो क्या दो स्पर्शिकाएं होती? अगर बिंदु परवलय के ऊपर होता, ये हमारा कौन सा है, y² = 4x है, यानी ये परवलय हुआ। अगर बिंदु परवलय के ऊपर होता तो दो स्पर्शिकाएं कैसे होती? ये रहा बिंदु, क्या दो स्पर्शिकाएं होती? नहीं। दो स्पर्शिकाएं कब होगी? जब बिंदु बाहर होगा, बाहर होगा तभी दो स्पर्शिकाएं होगी, तभी दो स्पर्शिकाएं होगी तो उनका कोण होगा, तभी तो उनके बीच का कोण होगा। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। तो अब क्वेश्चन वो बनता है कि हमें तो फिर बताया ही नहीं गया, बिना बताए हमसे ये क्या करवा रहा है, बिना बतवाए हमें तो बिंदु बताया नहीं, ना तो हमें पी बिंदु बताया ना क्यू बिंदु बताया, और आर बिंदु हमें बताया हुआ है, तो हम कैसे करें? तो बिल्कुल हमें पी बिंदु, हाँ, स्पर्शरेखा की ढाल पी बिंदु से ही आएगी। तो जब ऐसा समीकरण होता है तो परवलय का एक प्राचालिक बिंदु होता है टी के रूप में, जो इसे संतुष्ट करता है, वो होता है आपका a t²। पढ़ा हुआ होगा आपने, a t² 2at, a t² 2at, a t² 2at। आ गया? याद आ रहा है कुछ ऐसा, a t² 2at। अब इसको करने के आपके पास कई तरीके हैं सवाल को। एक तो आप ये कर सकते हैं, आपके पास बिंदु है, आप स्पर्शरेखा के समीकरण निकाल लीजिए, ढाल यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि बिंदु यही है, बिंदु स्पर्श बिंदु है, ढाल निकल जाएगी, समीकरण निकल जाएगा। समीकरण को 1, 4 से गुजारिए, टी का मान निकल जाएगा, टी का मान रख के पी निकल जाएगा, टी का मान रख के क्यू निकल जाएगा, और फिर बीच का कोण, दोनों की ढाल निकल के बीच का कोण निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसका आकलन कर दूं मैं।
2y dy बाई डी एक्स बराबर 4, dy बाई डी एक्स बराबर, ये आ गई आपकी ढाल 2/y, y का मान रख दीजिए, y का मान है हमारा 280, तो ये आ गया आपका 1/80। ठीक है, स्पर्शिका का समीकरण हो जाएगा आपका y माइनस y1 कितना, ये बिंदु ले लीजिए 4, अच्छा वो ले लो y माइनस कितना 280, ढाल dy बाई डी एक्स जो कि 1/80, x माइनस 80 स्क्वायर, ये आपकी स्पर्शिका का समीकरण आ गया। t को वजह गुणा करके इधर ले आओ, ATY 2a स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर x माइनस 80 स्क्वायर, x माइनस 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x का मान और y का मान रख दीजिए जो कि 1/4 है। 1/4 रखने के बाद में कहाँ सॉल्व करें, y का मान कितना है 4, तो इस जगह 480 माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, x का मान 1 माइनस 80 स्क्वायर, पदों को एक तरफ कर लो, ठीक है, पदों को एक तरफ कर लो, ये आपका आ गया, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं किया ना, टू कट गया, 1/80 आ गया, 80 इधर आ गया, 80y बराबर माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, ये जो होते हैं ना ये प्राचालिक होते हैं, प्राचालिक, परवलय के प्राचालिक बिंदु, ऐसे बिंदु जो हमेशा परवलय के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। टी का मान चाहे कुछ भी हो, टी के हर मान के लिए ये हमेशा समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आप समीकरण में रखिए, ये हमेशा इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, टी के प्रत्येक मान के लिए, टी का मान चाहे कोई भी हो, संतुष्ट करेंगे। अब हमें पता करना है कि पी बिंदु के लिए टी का मान कितना है, तो वो हमने समीकरण निकाला, दिया गया बिंदु से गुजार दिया, गुजारने के बाद ये आ गया। अब यहाँ से हमें टी के 2 मान मिलेंगे, वो हमें निकालने गुणनखंड करके। और आ जाओ, जगह चाहिए थोड़ी सी, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो कहाँ है आपका ए टी स्क्वायर, ए, इनको एक तरफ कर लो, हाँ ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, टी स्क्वायर, फिर 480 और फिर आ गया माइनस का 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड, अरे यार ये तो लंबा हो गया, गुणनखंड करेंगे जो कि आराम से तो नहीं होंगे, पीएम बराबर पीएस से नहीं कर सकते, फिर होता है जो तरीका होता है वो होता है, आपको सुना होगा शायद, एस वन बराबर टी स्क्वायर, एस वन बराबर टी स्क्वायर से, जब आपको बाहर का कोई बिंदु पता हो
तो आप उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं का कंबाइंड समीकरण जो है वो इससे निकाल सकते हैं, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर से। और एस एस वन बराबर टी स्क्वायर करते ही इन दोनों कंबाइंड समीकरण आ जाएगा, और फिर कोण का सूत्र हो जाएगा टेन थीटा बराबर 2√h² माइनस ए बी बट्टा ए प्लस बी। लेकिन फिलहाल जो है वो अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हमें इस वाले तरीके से इसको करना होगा। और इस वाले तरीके से जब हम कर रहे हैं तो ये समीकरण जो है ऐसा आ रहा है, गुणनखंड जो है वो दिख नहीं रहा। ये जो गुणनखंड है वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि भाई होगा कैसे। क्या बाकी सब तो हमने ठीक से किया है क्या? कोई गुणा वुणा में तो गलती नहीं की? चलिए इसको एक बार मैं दोबारा से क्रॉस चेक करवा दूंगा। हो सकता है कि सवाल में कुछ गलती हो, नंबरों में कुछ गलती हो। क्योंकि अगर सही होता तो यहाँ गुणनखंड हो जाने चाहिए थे। यहाँ गुणनखंड करते ही हमारे टी के दो मान आते, कुछ भी आए लेकिन दो मान आते। जो टी के दो मान आते, एक टी का मान इसलिए आता इसके लिए, एक टी का मान इसके लिए आता, दो टी के मान आते। टी का मान रख के हमें पी बिंदु और क्यू बिंदु मिल जाते। फिर हम पी से आर तक की ढाल निकाल लेते और आर से क्यू तक की ढाल निकाल लेते, और ढाल निकालने के बाद में जो हमारे कोण का सूत्र है वो हो जाता टेन थीटा। जब दोनों की ढालें पता हो तो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला काम करता। वगैरह संदीप कह रहा प्राचालिक बिंदु संतुष्ट कहाँ कर रहा, रखो रखो। ये लो, ये रहा y। y की जगह क्या रखना है, 280। 280 का स्क्वायर बराबर 4। अच्छा यहाँ a नहीं आएगा फिर, बिना a के, क्योंकि a गायब है ना, a दिखा नहीं। ये आएगा टी स्क्वायर 2t, क्योंकि a गायब होता है, a एक हो गया इसमें, तो टी स्क्वायर बराबर 2t हो गया। तो 2t रख के देखो, ये आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 2t का स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा 4t²। तो 4t² बराबर आ जाएगा। वो फिर 2t वाले तरीके से होगा, द्वितीय में ज्यामिति वाले तरीके से तो हो जाएगा। बात तो इसकी है, इस वाले तरीके से जो पढ़ रहे हैं अभी हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो अवकलन के अनुप्रयोग से कैसे होगा ये, तो उससे और हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा। बस यहाँ पे जो टी का समीकरण है ये गलत आ रहा है, तो हो सकता है कि बिंदु में कोई गड़बड़ हो, इन बिंदुओं में कोई गड़बड़ हो। तो अगर इनमें गड़बड़ नहीं होती तो शायद ये आ जाता। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा गणित के इस तरीके से आ जाए उस तरीके से। हाँ, तरीका गलत हो तो नहीं आएगा, तरीका गलत हुआ तो हो सकता है ना आए, लेकिन तरीका गलत नहीं है। y बराबर एफ एक्स का अभिलंब एक्स एक्स के समांतर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, अंजलि कह रही है कोई भी तरीका लगा दो। बात वो नहीं है, हम अभी पेपर नहीं दे रहे ना, अभी अब अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल बात उसकी है। अभी मैं S1 बराबर टी स्क्वायर लगाऊंगा तो आप में से कई सवाल पूछेंगे, सर एस कौन, सर S1 कौन, सर टी कौन। समझ रहे हो बातों को? जिस दिन हम पूरा कर लेंगे उसके बाद में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं कोई भी तरीका लगाता हूँ तो वो जस्टिफाई होगा कि हाँ ठीक है, आज तो हमने सारा पढ़ा हुआ है, अब तो कहीं से भी कोई भी तरीका लगाओ चल जाएगा। लेकिन आज तो हम अवकलन का अनुप्रयोग कर रहे हैं, आज हम अगर कोई दूसरा तरीका लगाते हैं तो फिर क्वेश्चन है कि कर कुछ रहे हैं, करवा कुछ रहे हैं, है ना। पूछने कोई नहीं आएगा, ये बात सही है। कोई हमें नोटिस नहीं भेजेगा कि आपने कौन सा तरीका लगाया, स्पष्ट करिए।
फाइनली अंजलि तुम जीत गई, तुम्हें विनर घोषित किया जाता है, इस डिबेट में तुम विनर हो। मेरी तरफ से एक थंब जीतने के लिए, शाबाश, तुम बहस में जीत गई हो। हाँ तो तुम जीत गई हो, तुम जीतना ही तो चाहती थी। बार बार जब मैं कह रहा हूँ कि भाई हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से करना चाहिए। अब तुम कह रहे हो, नहीं हम तो कोई भी तरीका कर सकते हैं, हम सब ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, तुम जीतना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें विनर घोषित कर देता हूँ। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। जल्दबाजी मत करो पूनम, जल्दबाजी नहीं, पूनम जल्दबाजी नहीं, पूनम जल्दबाजी नहीं। फंस गए, फंस गया सीएम। इसमें लग रहा है ज़्यादातर लोग फंस गए, फंस गए भाई आप लोग, ठीक है। सवाल ने अपना काम कर दिया, फंस गए, बहुत फंस गए, बहुत सारे फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। आ जाओ अब, कन्फ्यूज़न से बाहर निकालता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि जो अभिलंब है वो एक्स एक्स के समानांतर है, यानी अभिलंब की ढाल एक्स एक्स की ढाल के बराबर है। समांतर होते हैं तब ढालें बराबर होती है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अभिलंब की ढाल एक्स एक्स के बराबर है, यही कहना चाहता है क्वेश्चन। क्योंकि ढाल समानांतर है, जब समानांतर होते हैं तो बराबर होते हैं। ढालों का हिसाब ये होता है कि जब दो चीज़ें, दो रेखाएं समानांतर होती है तो उनकी ढालें बराबर होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिलंब जो है वो एक्स एक्स के समांतर हो, एक्स एक्स के समानांतर हो। एक्स के समांतर मतलब एक्स एक्स की ढाल के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि जो अभिलंब होता है उसकी ढाल होती है -1/dy/dx, ये होता है अभिलंब की ढाल। और ये कितनी है, एक्स एक्स की ढाल के बराबर। एक्स एक्स की ढाल कितनी है, 0। पलट के ऊपर चला गया, dx ऊपर dy नीचे, तो माइनस का dx dy बराबर 0, माइनस उधर भेज दो, तो dx/dy बराबर हो गया 0। तो आंसर है सी, सी। बात समझ में आई? पीयूष मेरा, हाँ पीयूष कह रहा है मेरा सही था, मनीष तुम्हारा भी सही था। बिल्कुल। तो इसको ध्यान से करिएगा, इसे ध्यान से करिएगा। x बराबर 1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालिए। ये कर्व है x = 3t² + 1, y बराबर t³ - 1। इसका एक पॉइंट है x = 1, उस पे आपको जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, x = 1 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी है इन चार में से।
नहीं, आरपीएससी वाले जो भी स्टूडेंट है वो फोर्थ पढ़िए, आरपीएससी वाले फोर्थ पढ़िए, आरपीएससी वाले अपने फोर्थ टारगेट में चलिए। ये 2 वीक, ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक, दोनों वीक आपका फोर्थ टारगेट ही चलेगा आरपीएससी वालों में। एमपी वालों को जल्दी है, आपको जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़ो, 2 वीक मिलेंगे। पर पर टारगेट को 2 वीक में करना है आपको। समझो बेटा बात कि इनके एग्ज़ाम है, इनके 2 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो इनको जल्दी चलना है, आपको काहे की जल्दी है? अब तो टाइम लगाओ, इनकी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी थोड़ी है। तुम तो आराम से तसल्ली से पढ़ो। किसी की चैट ऑफ नहीं है, सबकी चैट चालू है, मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आपके मैसेज आपके अलावा और मेरे अलावा आप कोई और नहीं देख पा रहा है। चैट किसी की ऑफ नहीं है, आप जो मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला है ना, तो आप लोग जो भी आंसर देते हैं तो आप अपना आंसर दें, ताकि आप लोगों दूसरों का आंसर ना देख पाएँ, इसलिए चैट प्राइवेट कर दी गई है। हाँ, तो आप लोगों को वैसे ही चलना है 2 वीक से ही। अब से आपकी क्लासेज जो है वो सुबह पहले ही शेड्यूल कर देंगे, ताकि फिर आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि आज क्या होने वाला है। हाँ, बेशक आरपीसी वालों को कोई जल्दी नहीं है, आपको कोर्स करना है लगभग नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक। आपको तो हर वीक पढ़ते जाओ, बहुत सिलेबस पड़ा है आपका। आप तो हर वीक एक टारगेट निपटाते जाओ, हर वीक, इस वीक ये वाला तो अगले वीक वो वाला, अगले वीक वो वाला। आपको कहाँ आराम। देखो, ये आ जाओ x = 1। देखो, सबसे पहले टी का मान निकाल लो, क्योंकि हमारे एक्स जो है वो काम नहीं आएगा, टी काम आएगा, क्योंकि जब अवकलन करेंगे तो अवकलन टी के पदों में आएगा। तो हमें टी का मान चाहिए होगा, तो एक्स दे के टी ले लो, एक्स दे के टी दे दो। तो x = 1 है, एक्स 1 दे दिया, टी ले लिया, ये किधर आ गया, टी का मान 0 हो गया। और जो मतलब एक चीज़ समझो, आरपीएससी वाले आप लोगों को 2 वीक दिए ना, इन लोगों से पूछो, जो एमपी वाले 1 वीक में एक टारगेट पूरा कर रहे हैं, हालत देखो, इनसे पूछो कि क्या बीत रही है इन पे। इनसे पूछो, कभी इनसे बात करो कि भाई 1 वीक में एक टारगेट पूरा करना कितना कितना भयंकर भारी पड़ता है, वो ये लोग बता सकते हैं। लेकिन मजबूरी है, करे क्या, मजबूरी है, परीक्षा है 2 अगस्त को, तो मरा क्या नहीं करता, तो कहानी वो है। तो आप लोगों के साथ अभी ऐसी नहीं है, तो आनंद लीजिए, मज़े लीजिए पढ़ाई के। t = 0 आ गया। अब dx/dt बराबर 6t। हो हाँ एक एक दिन में 20-20 वीडियो देखते हैं, अरे करें क्या, तो उपाय क्या है ये बताओ, क्या कर सकते हैं? तो वही तो इनको समझा रहा हूँ कि भाई इन लोगों की तो परेशानी है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इनके पास, आप क्यों जल्दबाजी करें। उमेश कह रहा है बहुत मजा आ रहा है, dy/dx दोनों में भाग दे दो। डी सारा दिन पढ़ते रहो, सारा दिन पढ़ते रहो, ये हो रहा है अभी तो। उठते हो तो पढ़ते हो, सोते हो तो पढ़ रहे हो। ये कट गया, ये आ जाएगा, dy/dx निकालिए भाग दे के, है ना। t/2, t का मान 0 रखने पर ये आ जाएगा, dy/dx 0 आ जाएगा, क्योंकि बिंदु है t = 0, t = 0 पे 0, ये हो गया 0। मनीष कह रहा है, मुकेश कह रहा है सर इंटीग्रेशन को एक दिन में पूरा किया है। सोचो देखो, ये करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन को, समाकलन को पूरे को एक दिन में पढ़ा है, एक दिन में, क्योंकि ये वीक में इन्हें ओडी पूरी करनी है, इस वीक में इनको इंटीग्रेशन की दोनों करने हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, इसमें इन्हें क्वाड्रेचर करना है, मतलब क्षेत्रकलन करना है, इसमें इनको ओडी करनी है, इनमें इसको पीजी करनी है, मतलब देखो सोचो एक बार, इनको जो करना है इस वीक के अंदर,
है ना। देखो जो करना है वो है, मतलब निश्चित समाकलन, ये इनको करना है। अनिश्चित समाकलन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रकलन करना है, पूरी की पूरी अवकल समीकरण करनी है, और उसके बाद में पीजी का कैलकुलस ऑफ वेरिएशन करना है, ठीक है। यहाँ पे रुकना, ये सब करना है। उसके बाद में इनको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, इनको डेली लाइव क्लास लेनी है, वो भी 2 टाइम, सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। समझ रहे हैं, इतना कुछ करना है इनको 1 वीक के अंदर। अगर बाई द वे इनका किसी कारण से टेस्ट हो रह गया, अच्छा टेस्ट हो रह गया, टेस्ट और देने हैं। अगर सोचो इनका एक दिन भी इधर उधर हो जाए, एक दिन भी, पहली बात तो अगर 7 के 7 दिन भी पढ़ते हैं ना तो भी इसको कवर करना लगभग इम्पॉसिबल सही है। और अगर कुछ एक दिन बीच में इधर उधर हो जाए तो हालत देखो क्या हो रही है। तो ये है, अब सोचो, आपको लगता होगा 2 वीक भी, 2 वीक भी कम ही है, वैसे देखो 2 वीक भी कम है, क्योंकि टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं कि 2-2 वीक भी कम है। 1 वीक तो नामुमकिन सही है, लेकिन करे क्या, एग्जाम सर पे, करना ही पड़ेगा, तो अब तो मजबूरी है। अब तो एग्जाम में फिर एक ही होता है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, अब कोई और करे उससे अच्छा है कि हम ही कर लें। बस यही बहाना बस काम करती है। एग्जाम में भावनाएं चेंज हो जाती है ना, कि भाई हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, और कोई और करे उससे अच्छा मैं ही कर लूँ, बस। बहुत बड़ा है बिल्कुल, अब बड़े ही आने हैं सारे, कॉम्प्लेक्स बड़ा आना है, वेक्टर कैलकुलस बड़ा आना है, अब बड़े ही बड़े आने हैं। कोई बात नहीं, इसको और अलग अलग टाइम पे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस 3 टाइम कर देंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस 3 टाइम कर देंगे, फिर प्रैक्टिस में कमी नहीं रहने देंगे। आप बस थ्योरी पढ़ते रहें, बस आप थ्योरी में कमी नहीं आने दें, मैं प्रैक्टिस में कमी नहीं आने दूंगा। करिए इसको। अच्छा, सी और डी दोनों तो सेम है, सी और डी तो दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है ना। तो जिसका सी आ रहा है उसका डी भी आ रहा है फिर। बिल्कुल, क्या करें, उपाय क्या है। देखो बराबर में रखो वाई, ठीक है, और 1/x⁴ लोग ले लो, तो x आगे आ जाएगा, लोग 1/x हो जाएगा, फिर x⁻⁻1 करके आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको z मान लो एक बार, ताकि अवकलन करना आसान हो जाए। लोग y को z मान लिया, तो dz/dx अवकलन हो जाएगा आपका माइनस बाहर x का 1, लोग x का 1/x, फिर लोग x बाहर x का 1, बराबर में 0 कर दो, 0 करके x से x कट गया, 1 प्लस लोग x बराबर 0, और लोग x बराबर -1,
और x बराबर e की पावर -1, तो यानी 1/e आ गया। इस बिंदु पे दूसरा अवकलन करके देख लो, सेकंड अवकलन। सेकंड अवकलन किसका आएगा? दूसरा अवकलन करूं तो ये आ जाएगा d²z/dx²। x से x कट ही चुका था, 1 था, तो 1 का अवकलन 0 हो गया, प्लस log x का 1/x हो गया। x का मान 1/e रखेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। माइनस आ रहा है, इसका मतलब उच्चिष्ट है, तो x बराबर 1/e उच्चिष्ट है, तो x का मान 1/e रख दो, तो y का जो मैक्सिमम है वो मान आ जाएगा e की पावर 1/e। e की पावर 1/e कहाँ है कैसा? ये रहा, तो आंसर है बी, e की पावर 1/e। बस एक ही बात दिमाग में रखो, जैसे मैं अपने दिमाग में एक ही चीज़ डाल के रखता हूँ कि मेहनत कर रहे हैं ना, भगवान कभी भी मेहनत को जायर नहीं जाने देगा, बेकार नहीं जाने देगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा ही आएगा बस। और ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर मेहनत करने की जो ताकत है ना वो चली जाती है। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जैसे दिमाग हावी होगा, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो दिमाग को हावी ना होने दो। बिल्कुल सम, बिल्कुल शिवम, चेक करवा दूंगा मैं। डल जाएंगे अक्षय वो, कल कल डल जाएंगे। आज आपके पास प्रैक्टिस शीट सारी पहुंच गई है, फोर्थ टारगेट की, है ना? अब आप सोचो, आप लोग तो मतलब एक साइड हो, आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, जैसे मान लो आप लोग जो कह रहे हैं एक वीक में आप लोग टारगेट पूरा करें, हमारे लिए सोचो कितना मुश्किल होता है। हमें है क्वेश्चन छांटने हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने हैं, सॉल्यूशन टाइप करवाने हैं, ठीक है, टेस्ट बनाने हैं, टेस्ट टाइप कराने हैं, टेस्ट के सॉल्यूशन बनाने हैं, और शाम की जो क्लासेस है, 2 टाइम जो क्लासेस चलती है उसके क्वेश्चन छांटने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, पीपीटीज बनवानी है, यहाँ पे डलवानी है, और फिर क्लासेस लेनी है। इतना कुछ हमारे चल रहा है, हमारे एंड के साइड में। तो अगर आप लोग जितना भी कर रहे हैं ना उसका डबल हम कर रहे हैं, तो सोचो कि अगर मेहनत के बारे में अगर तुम सोचो और यहाँ के देखो तो आपको पता चले कि आपसे डबल चल रही है मेरी मेहनत अभी। और अब ये तो कह सकता हूँ, इस समय जो भी चल रहा है ना, पिछले 2 वीक से मोदी जी से ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ मैंने मोदी जी को पीछे छोड़ दिया है ना, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, अभी मैं 18 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इस मामले में इस 2 वीक से ना मेरा आंकड़ा मोदी जी से ऊपर चल रहा है। नहीं आज तक। हाँ लेकिन इसको वहाँ पे वापस से रास्ते पे लाना पड़ेगा, नहीं तो शायद हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट 2 वीक से मेरी जो स्थिति हो रही है वो काफ़ी मतलब, एक तो प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इतना सारा बर्डन रहता है, बोझ रहता है, तो वो ये सब चीज़ें एक बार फटाफट पटरी पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, बैक टू ट्रैक पे आ जाए, तो फिर हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप लोग सोचिए जब आप लोगों को पढ़ने में इतना कुछ हो रहा है तो जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है उसकी साइड में सोचिए उसके एंड पे क्या चल रहा होगा। हमारे यहाँ तो हज़ारों चीज़ें हैं जो एक साथ चलती है। जब मान लो सपोज कीजिए, छोटा सा एग्जांपल समझो हमारा, कि अगर हमारा एक हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बन गया, वीडियो बनने के बाद में एक वीडियो बनाने बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में। अगर वो सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है ना, तो उसको पूरा कंप्लीट होने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है।
क्योंकि पहली बात तो वीडियो 1 घंटे का होता ही नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग 2 घंटे 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। 2.5 घंटे को जब वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में जब उसमें बीच का स्पेस हटाते हैं और चीज़ें हटाते हैं, जो कुछ फालतू में गड़बड़ थी वो बीच में से सारे डिलीट करते हैं, ऐसे करते करते 2.5 घंटे का वीडियो 1 घंटे में कन्वर्ट होता है। तो 2.5 का 1 हो गया अपने आप ही। फिर उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग करते हैं। जब प्रोसेसिंग करते हैं, जिसको फ़िल्टरिंग कहते हैं, जब वो करते हैं तो लगभग 40 से 45 मिनट वो ले लेता है। फिर उस वीडियो को लेके जाके कोर्स में अपलोड करते हैं। तो वो अपलोडिंग भी ऐसे नहीं है कि एक वीडियो डालते ही बटन दबाते ही वो पहुंच गया वहाँ, नहीं, वो भी धीरे 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 अपलोड होता है। फिर उसके कई एंगल्स में वो होता है, 240, 360, 480 पी, इन सारे पी पे वो सेट होता है। इतना लंबा होता है एक वीडियो का प्रोसेस। सोचो, एक वीडियो जब पहुंचता है ना आप तक, तो इतना लंबा टाइम लेके पहुंचता है। यानी एक वीडियो 6 से 7 घंटे बाद आप तक पहुंचता है, अगर वो पूरे 7 घंटे चला है तो बनाने में। और अब याद आता है, ऑफलाइन में सबसे बेस्ट हुआ करता था। ऑफलाइन में बस आप गए, चौक पकड़ी या मार्कर पकड़ा, गए, पढ़ाया, बात खत्म, चलो, हाथों हाथ 1 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म। कोई झंझट नहीं, कुछ और नहीं, जो मन में आया वो बोलते गए, समझाते गए, बताते गए, काम खत्म। अब पीपीटीज बनानी पड़ती है पहले तो, क्वेश्चन करने से पहले पीपीटीज बनानी पड़ती है। यानी टीचर इस टाइम पे, ये मेरी बात नहीं है सिर्फ, और भी जो पढ़ा रहे हैं सबके साथ ये परेशानी है। यहाँ पे टीचर अगर 1-1.5 घंटे क्लास ले रहा है ना, तो वो 4-5 घंटे तैयार हो रहा है चीज़ों के लिए। क्वेश्चन ढूंढ रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, या ढूंढ रहा है या अच्छे क्वेश्चन बना रहा है, फिर टाइप करवा रहा है, टाइप को देख रहा है कहीं गलतियाँ तो नहीं है, फिर वो देख के उन क्वेश्चनों को पीपीटीज बनवाता है, फिर जाके स्क्रीन के ऊपर एक 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 करके डालता है। तो कितना टाइम उसको लग रहा है, क्लास तो वो 1 घंटे की लेगा, लेकिन बनाने बनाने में 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे का टाइम चला जाता है एक क्लास के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन की वजह से इतना सब कुछ बदला है ना, ये इस वजह से, क्योंकि बहुत मेहनत हो गई है, बहुत इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया। आ जाओ, इसमें क्या करना है, क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है, कर दो एक बार आउटलाइन। डी वाई बाई डी एक्स 42x बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, गुणनखंड किया, 1 और 6 आ गया, तो आपके पास x के 2 मान आ गए, 1 और 6। तो पुनः अवकलन करके पता करो कि इनमें से कौन सा सही है, कौन आपको न्यूनतम देगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 12x माइनस 42। एक्स का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, डी स्क्वायर वाई और डी, एक्स बराबर 1 पर ही आ जाता है माइनस का, तो 12 माइनस 42 माइनस का 30, माइनस का 30 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये उच्चिष्ट है, मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा। और 6 रखने पर 6 दूनी 42, और कितना हो गया, 6 रखने पर 12 72, 72 उसका 30 प्लस का 30 मिला, मतलब मिनिमा है। तो आपका पॉइंट 6 जो है वो मिनिमा का पॉइंट है, तो एक्स बराबर 6 ही इसमें रखना होगा। तो वाई बराबर 2, 6 की पावर 3 माइनस 21, 6 का स्क्वायर, 36 गुणा 6 माइनस 20। ये कर लो भाई, कितना आया। ये आ जाएगा आपका माइनस का 126। ये आपका आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसकी शक्ल देख लो, इसे ट्राई कर लीजिएगा। वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स, इसका उच्चिष्ट बिंदु जो है वो आप निकाल लीजिएगा। खाली बिंदु निकालना है, मान नहीं निकालना, सिर्फ बिंदु निकालना है कि कौन सा बिंदु है। ठीक है, चलिए, फिर मिलते हैं कल दोबारा से। पहले सुबह मिलेंगे कल, और फिर कल शाम को मिलेंगे, हर दिन की तरह फिर 2 बार मिलेंगे। ठीक है, सभी को गुड नाइट।